You know how interesting it is to know that band gap can determine whether a semiconductor will be suitable for a particular device or not. For example, if we look at silicon, the band gap of silicon aligns well with its corresponding layers, so it gives a good combination for making a solar cell. Like if we search for silicon solar cell design, what we get as a result is a 120 to 150 micrometer thick cell. Okay, so the absorber layer, back junction layer, top junction layer, back electrical contact layer, terminals, front contact layer. ठीक है. Anti-reflection layer, a layer which does not allow light to get reflected, rather to get directed inward. I want to look at a paper that is silicon based. Silicon solar parameters. So let's see. Science Direct. Will it allow me to open the paper or not? Of course it won't. Anyways, ये book है. सिलिका खैर ये मेरे को थोड़ा सा काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा है क्योंकि इसको पढ़ने के लिए अभी मेरे में पेशेंस नहीं है. इतना समझ में आ रहा है कि silicon solar cells efficiency to over 23% by optimizing surface passivation and reduction in recombination. ठीक है. Standard silicon solar a p-type silicon wafer approx 200 micrometer thick with a top diffused N plus type layer creating a p-n junction. The design typically features front silver grid contacts with electron collection anti-reflection coating. ठीक है. कुल एमिटर लेयर N प्लस टाइप का होना चाहिए. ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कैन यू गिव मी सम मोर डिटेल लाइक what the cell is going to be like? Monocrystalline solar cell central structure. ठीक, चलो let's see. p-type monocrystalline silicon. ठीक है. AgA ये तो कॉन्टैक्ट है, समझ में आ गया है. सिलिकॉन ऑक्साइड एन टाइप एमिटर. वेरी नाइस.
एनीवेज इससे तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। व्हेन आई विल गेट द इन्फो आई विल लेट यू नो। लेकिन सिंपल सा इतना बात है कि जब एक सोलर सेल को हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। In my case, the cell which I am working on is a perovskite solar cell. perovskite solar cell क्या होता है? perovskite solar cell एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अब्जॉर्बर लेयर होता है जो कि इंसिडेंट लाइट को इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट करने के केपेबल होता है। ठीक है। सो जब लाइट जो है यहाँ से एंटर करता है तो इस रीजन में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में टूटता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू समथिंग लाइक दिस। ठीक है। लेट मी फर्स्ट सेट दिस अप। स्टॉप ऑफ VOC क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है। चलो लेट्स डू दैट। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है। ये है क्या? सबसे पहले ये डेंसिटी है ऑफ द कैरियर और ये है उसका माइक्रोमीटर में डिस्टेंस फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट वाला रीजन। ठीक है। जब यहाँ सिमुलेशन हो रहा था तो ये वाला जो है ये बॉटम जो पीक है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइम पे मतलब जब कुछ वोल्ट यहाँ पे आप जब नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा। एक बार फिर से करके देख लेते हैं और क्या। जब ये कैलकुलेशन होगा ठीक है और ये जब बॉटम पे आएगा तो ये जब इस जगह पे है यानी अराउंड 0.25 माइक्रोमीटर है तो ये चल रहा है कितने इतने वोल्ट पे। ठीक है। तो जिस वोल्टेज पे मैक्सिमम करंट जनरेट हो रहा है वो यहाँ कहीं पे आके रुकता है। ठीक है। यहाँ कहीं पे आके रुकता है यानी what do we know about this region is कि ये जो फ्रंट सरफेस है ये इतने दूर है। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कैरियर्स है। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कैरियर्स होने का ये मतलब है कि अगर हम इस जगह को भी ऊपर कर दे एंड कुछ 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 करके ठीक है ना तो मे बी हमें गुड रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कम है कैरियर्स का तो क्या पता शायद उस वजह से दिक्कत हो रहा हो। लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पीक है ये जितना शार्प होगा उतना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रॉपर सेपरेशन ऑफ कैरियर्स। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स हैं और ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से फ्लिप हो रहे हैं। जब हम जो सेल है उसका डिजाइन देखते हैं, लेट मी शो यू द डिजाइन। हियर वी आर। ठीक है। सीन सीन सिंपल सा इतना है कि यहाँ पे जब हम देखते हैं हाँ तो हो ये रहा है कि लाइट जो है वो ऐसे एंटर कर रहा है। ठीक है। और ये ETL यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लेयर। ठीक है। जब लाइट यहाँ से एंटर करता है तो वो इस रीजन में खलबली मचा रहा है। ठीक है। ये है तो 10-10 नैनोमीटर और ये 500 नैनोमीटर है लेकिन क्योंकि इमेज रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फ्लो है आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए पहले ही क्लियर कर दे रहा है। ठीक है। तो जब लाइट यहाँ पे खलबली मचाता है तो हो क्या रहा है? खलबली मचने से इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो एक दूसरे से टूट जा रहा है। लेट मी
draw it and show you. जब इंसिडेंट फोटोन एक एक्साइटॉन के ऊपर पड़ता है, एक एक्साइटॉन के ऊपर पड़ता है, ये एक्साइटॉन है, ठीक है ना। अब ये एक्साइटॉन ये फोटोन से इंटरेक्ट कर रहा है, ये फोटोन इसके ऊपर पड़ा तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। जो इसके सेंटर में फील्ड था, और दूसरा बन जाएगा ये होल। ये होल वो होल है जो इस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा था, ठीक है। ये एक्साइटॉन टूट के इन दो हिस्सों में बट गया। अब ये होल जो है, ये होल से इलेक्ट्रॉन न कंबाइन हो जाए, इसलिए हमें इतना हाई एनर्जी चाहिए कि ये जो है टूट ही जाए, एक दूसरे से सेपरेट हो ही जाए, अलग हो जाए, और ये इसको इतना काइनेटिक एनर्जी दे दे कि कि ये जो है यहाँ से अगर मान लो लाइट इंसिडेंट है और यहाँ पे आके वो किसी उसको उसको एक्साइटॉन को हिट कर रहा है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, और एक निकल गया होल, ठीक है। सिंपल सा इतना है कि ये जो होल है इसको ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इतना काइनेटिक एनर्जी मिल जाए कि ये इस लेयर को पार कर पाए, ठीक है। और ये लेयर पार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जो बैरियर है ये बहुत कम हो, बहुत लो हो, जिसको ये आसानी से पार कर जाए, ठीक है। सॉरी, लो नहीं हो, ये मॉडरेटली हाई हो जिससे ये पार कर जाए लेकिन रिवर्स नहीं आने पाए, ठीक है। इसके लिए यहाँ जाना तो पॉसिबल हो लेकिन यहाँ वापस आना नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हो यही रहा है कि इसके और इसके बीच में जो बैंड गैप है वो इतना है कि ये क्रॉस हो जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता है। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं ये जो बैंड गैप है ये इतना होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बार ट्रैवल के बाद वापस से इसमें अंदर आ जाए। अब जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है, तो ये ट्रैवल करते 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 ये जो है इनमें से कुछ जो है वो लाइट और हीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ जो हैं जो बचे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब कुछ का मतलब मेरा मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन से नहीं है, कुछ एनर्जी से है, ठीक है ना। आप ये मत समझ लेना कि जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं यहीं पे खत्म हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैटर कैन नॉट बी नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। ये जो एनर्जी कंटेन करते हैं ना, ये सिर्फ ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बची होगी वो इस एनर्जी के साथ यहाँ वापस ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ये प्लस क्यों है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन है, ये होल वाला रीजन है। ये जो होल वाला रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करके रिकम्बाइन होगा, ठीक है। ये यहाँ पे बैंड गैप वैसा होना चाहिए, ठीक है।
सेम चीज हमारे साथ देखने को मिलता है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट यानी जैसे मान लीजिए हमने टॉप में यहाँ पे रखा है एल्यूमिनियम फ्रंट कॉन्टैक्ट, और यहाँ नीचे है हमारे पास गोल्ड का बैक कॉन्टैक्ट। अब एल्यूमिनियम और गोल्ड हमने क्यों यूज किया है? सिंपल सा बात है कि ये जो आईटीओ वाला लेयर है, ठीक है ना, इसको इसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि अम, इसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि इसका ये जो वैलेंस बैंड का एनर्जी है वो है तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग 3 है, या 5 4.5 है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन कुछ इतना ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका वैलेंस बैंड एनर्जी है। ठीक है। और ये जो एल्यूमिनियम है इसका वर्क फंक्शन जो है वो तकरीबन तकरीबन 4 है, 4.02 है, 4.0, हाँ 02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ हमारे पास फायदा क्या होता है कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे ट्रैवल करने में आसानी होता है। जैसे मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में बैंड गैप ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रैवल करते हैं यहाँ से यहाँ, लेकिन वापस ना आ पाए। मतलब इतना ही है कि जो एनर्जी मिला है इसको इतना केपेबल है कि इसको यहाँ से वहां पार करवा दे, लेकिन वो वहां से यहाँ वापस शिफ्ट ना हो। ठीक है। ये उस एनर्जी के साथ इजी इजी इजी, ठीक है, फिर इजी इजी इजी, मतलब ये ऐसा है कि ये बैरियर डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, इजी, ड्रेन, इजी, एंड। ठीक है, जर्नी एंड रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो सिंपल सा बात इतना है कि ये जो है ये तकरीबन तकरीबन कितने के गैप पे है ये, शायद आई सपोज 5.4 है, 5.4 है इसका बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और गोल्ड का जो मेटल वर्क फंक्शन है वो भी 5.5 के आसपास है। ठीक है। कहा जाता है कि 5.1 से 5.5 है, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए हम इसको 5.5 और इसको 5.4 मान लेते हैं। तो सिंपल है, ये हायर लेवल से यहाँ लोअर लेवल पे जा रहा है। ठीक है ना। तो सिंपल सा बात इतना है कि ये जो जंप है इसके लिए इजी हो जाएगा फ्रॉम मेटल कांटेक्ट टू द होल ट्रांसफर लेयर। ठीक है। इतना ही सा फंक्शन होता है एक सोलार सेल का। ठीक है। अब चाहे तुम इसका कोई मटेरियल बदल दो या फिर इसमें कुछ और चेंज कर दो, वो इसका बेसिक प्रॉपर्टी को नहीं बदलता है। प्रॉपर्टी सिर्फ इतना ही है और इजी है, समझने लायक है। ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर सिमुलेशन। ओके। तो जो हमने सिमुलेशन देखा था यहाँ पे ये जो बॉटम आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक डिमार्केटेड एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाता है और होल इस तरफ आ जाता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाता है तो ये जो आप डबल वो देख रहे हैं, डबल किंग देख रहे हैं, तो ये किंग का क्या मतलब है, ये डिमार्केट कर रहा है ये 0.53 क्या है माइक्रोमीटर, 0.53 यानी ऐसा समझ लो ये एंड ऑफ द सेल है। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये एंड ऑफ द सेल है, ये जो है ये वैल्यू ये यहाँ पे 0.53 हो जाती है, 0.53 माइक्रोमीटर। ठीक है। ये जो है ये 10 नैनोमीटर के बाद यहाँ पे हो जाएगी तकरीबन 0.52। ठीक है, 0.52। वैसे ही घटते 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 यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा और यहाँ पे जीरो। ठीक है। जैसे 10 माइक्रोमीटर, 0.1, सॉरी 0.1, 0.01 माइक्रोमीटर। ठीक है। नैनोमीटर में 10 नैनोमीटर होगा।
इसका थिकनेस। सिंपल सा इतना ही बात है कि वो जो हम ग्राफ देख रहे थे वो यहाँ पे एक किंक आया था, किंक के बाद यहाँ पे एक डिप आया था, और वो डिप के बाद यहाँ हमारे पास एक किंक आया था, और यहाँ हमारे पास एक किंक आया था। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस चेंज के बारे में हमें डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है यहाँ पे सरफेस चेंज हुआ है, यहाँ पे सरफेस चेंज हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा क्विकली वेरी की है। ठीक है, वेरी करने के बाद जो है वो यहाँ पे डिक्रीज डिक्रीज डिप, जीरो डिप, नहीं जीरो तो नहीं है, मतलब मिनिमम डिप, फिर उसके बाद कैरियर जो है डेंसिटी वो बढ़ा है। कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल, रेड वाला होल है, ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो 10 नैनोमीटर वाला रेंज है यहाँ पे मिनिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे होल डेंसिटी ज्यादा है, ये होल ट्रांसफर रीजन है। और यहाँ पे होल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई अमाउंट में है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे तकरीबन ऐसा समझ लो कि इस वाले रीजन में 0.45 से लेके 0.5 वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, एक्साइटॉन जो है बहुत ज़्यादा वो अम, टूट रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और जनरेट होके इसका एक स्पाइक आ रहा है यहाँ पे, और ये स्पाइक का वजह से यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सा बात है। बाकी ये करंट डेंसिटी है। ठीक है, अम, ये जो है बैंड डायग्राम है, बैंड डायग्राम वही एनर्जी लेवल्स के बारे में। ठीक है ना, जब हम लोग सिमुलेशन में देखते हैं इसको, तो सिमुलेशन में देखते हैं कि जब हम लोग लाइट दे रहे हैं तो इतने वोल्टेज पे ये गैप इतना है। ठीक है ना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है गैप वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, गैप बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है, गैप बढ़ रहा है, हम ऐसे समझ लो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब टूट रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, एक्साइटॉन जब बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो डिसोसिएट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है ना, बैंड डायग्राम में हमें इसलिए देखने को ये मिल रहा है क्योंकि इसका मेरे को अभी एकदम क्लियर क्लियर अंदाजा नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो क्या ही मतलब बनता होगा इसका। ये जो है ये प्रोटॉन का है, नहीं, क्या प्रोटॉन बोल रहा, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, रेड वाला पॉजिटिव है, ब्लू वाला नेगेटिव है। ठीक है ना, जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़ कि ये जो है स्ट्रेट होता चला जा रहा है, और ये ब्लू वाला जो है मतलब नेगेटिव जो है ये भी पूरा पूरा स्ट्रेट होता चले जा रहा है। ठीक है ना, स्ट्रेट होते चले जा रहा है मतलब सीन यही है कि ये जो नेगेटिव वाला है उसका एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट्स में बढ़ता चले जा रहा है। जबकि होल जो है वो तो जीरो पे है, क्योंकि उसमें कोई चार्ज है नहीं, इसलिए होल जो है जीरो रेफरेंस पॉइंट हमेशा ही बने रह रहा है। देखो इतना सिंपल से समझ में आया है कि होल जो है वो जीरो पे ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, जो दो रिज हैं, ये स्पाइक बन रहा है, ये रिज बन रहा है, वो लेयर चेंज पे आ रहे हैं। ठीक है, ब्लू वाले के बारे में क्या कहा जा सकता है, ब्लू यानी नेगेटिव चार्ज के बारे में। नेगेटिव चार्ज जो है वो अंत आते आते बहुत ज्यादा ऊपर चले जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जा रहा है।
देखो जूल्स जो है वो एनर्जी को डिपिक्ट करता है, ठीक है। जूल्स जो है एनर्जी को डिपिक्ट करता है, और एनर्जी का दूसरा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिपिक्ट कर रहा है और ये ब्लू वाला लाइन नेगेटिव चार्ज डिपिक्ट डिपिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, नेगेटिव चार्ज जो है उसका वैल्यू बढ़ते चले जा रहा है, कि नेगेटिव उसमें जो चार्ज का वैल्यू है वो बढ़ते चले जा रहा है, जो कि नियर अबाउट जीरो है जब एक्साइटॉन के फॉर्म में ही है, ये दोनों प्रोटॉन और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इसका, यानी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ते चले जा रहा है। हाँ, तो सिंपल सा बात है, यहाँ जो एक्सप्लेन किए थे हम, यही एक्सप्लेन किए थे कि इसको इतना एनर्जी मिल रहा है कि ये टूट रहा है और ये इतना केपेबल हो जा रहा है कि पूरा सर्किट कंप्लीट कर सके। हाँ, सिंपल। इसमें कंफ्यूज होने का क्या बात है? इसमें तो कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। खैर चलो, जो भी है। अब आता है यहाँ पे, ये है क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। क्वांटम एफिशिएंसी का सीन ये है कि जो मेरे पास मटेरियल है परऑक्साइड, विच इज मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड, ये जो है मोस्टली विजिबल रीजन में तो है ही, अब लेकिन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ चार्ज इस रीजन में रिलीज कर रहा है। और ये रीजन कौन सा है? ये 360 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला रीजन है। मतलब अगर कोई लाइट 360 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला है, तो उसके मदद से ये सबसे ज्यादा वो जो है चार्ज जो है वो रिलीज कर रहा है। लेकिन सिंपल सिंपल सा बात इतना है कि थ्रू आउट द डे 360 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट हमेशा तो नहीं पड़ते रहेगा ना सोलर पैनल पे। एज वी नो, सुबह में जो है और शाम में जो है सूरज लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि ब्लू जो है वो बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाता है, ठीक है। स्कैटर सबसे कम कब होता है? जब सूरज जो है वो सर के सीधे ऊपर ऊपर हो। जैसे मान लो दोपहर के 11:30 से लेके 2 या 3 बजे जैसे, ठीक है। इस टाइम पे सूरज जो है सबसे पीक पे रहता है, और पीक पे रहने की वजह से उसका लाइट जो है वो इंसिडेंस एंगल बहुत ज्यादा होता है, विच इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। एक सेकेंड, मेरे पास कोरिलेशन वाला वो है क्या? ये तो यार जेनिथ एंगल वाला है, विच इज द 90 डिग्री, ठीक है। इसमें बेस्ट आउटपुट मिलेगा। सूरज जो होता है वो when at different angles give different amount of energies, ठीक है। थ्रू आउट द डे वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देता है। सिंपल सा बात इतना है कि जब हम लोग पीक एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो पीक दोपहर के तकरीबन तकरीबन 11:30 से 2-3 बजे तक में हमको दिखाई देगा, 11 से 2-3 बजे तक। और तभी हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिंपल सा बात इतना है कि अगर कोई मटेरियल एबल है इस वाले रीजन को कैप्चर करने में, यानी तकरीबन तकरीबन अराउंड 560 से लेके 800 830 40 तक, अगर इस रीजन में तकरीबन तकरीबन क्वांटम एफिशिएंसी 90% हो, जो कि इधर तो हमको देखने को नहीं ही मिल रहा है, विच इज 760 नैनोमीटर अराउंड 65%, ठीक है। ओके ओके है, बहुत ज्यादा नहीं तो नहीं बोल सकते हैं।
और ऊपर से इतना कम एफिशिएंसी होने की वजह से हम लोगों को आउटपुट भी नहीं बेहतर मिलता है। एक तो एंगल ऑफ इरेडियंस, वो एंगल कम हो जाता है, ऊपर से जो वेवलेंथ है वो भी कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो डेप्रिशिएटिंग इफेक्ट वो ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। एक तो वो जो वेवलेंथ चाहिए वो वेवलेंथ नहीं मिल रहा, दूसरा वो एंगल नहीं मिल रहा है। ऐसा हो जाए कि अगर 90 डिग्री पे इसी वेवलेंथ पे मिले तो पूरा पूरा 65% हम लोग निकाल सकते हैं। जो फोटोन से हम लोग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तो वेवलेंथ नहीं है, दूसरा एंगल नहीं है, इसीलिए सुबह और शाम के टाइम पे, दोनों टाइम पे हम लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे मिल रहा है, तकरीबन 11 से लेके 2-3 बजे तक। एनीवेज, इतना क्लियर हो गया। So we got the maximum output for our solar cell at around 11 a.m. to 2 or 3 p.m. And the reason is here, as you can see, the UV rays, which consist of anywhere below 420, 400, 420 nanometer, is received only during this time, and that is what creates the maximum output, ठीक है। So our goal should be to create the maximum output either by making such a material which can fulfill this region over here, or by creating a mechanism that can allow the solar panel to rotate itself according to the angle of the sun, but ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। एक तो वो नेचर के एलिमेंट्स हैं, कोई भी मशीन जो है वो अगर वेदर के कांटेक्ट में रहेगा तो वो बहुत जल्दी खराब होने का चांस है, ठीक है ना। और फिक्स्ड जो अगर होता है वो ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होगा कंपेयर टू मूविंग पार्ट्स, ठीक है, दैट टू एक्सपोज टू द एलिमेंट्स। और उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि हमारा वो कैसा है, नेबरहुड कैसा है। नेबरहुड इन द सेंस जो जिस अम, मान लो अगर आप सोलर फील्ड में हैं, फील्ड में अगर सोलर पैनल्स लगे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बैरन लैंड है, ठीक है, इसमें लग गए हैं। या फिर मान लो पार्किंग लॉट्स में लग गए हैं, वो अलग चीज़ है, वहाँ पे एज सच कोई इशू नहीं होगा। लेकिन रेजिडेंशियल एरियाज में जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स हैं, हो सकता है कि आपका जो पैनल है वो दूसरे बिल्डिंग्स के शेडो की वजह से ढक जाए और उसके बाद मैक्सिमम आउटपुट न दे पाए। इसीलिए हाँ ठीक है, थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एनीवेज, आज के लेसन में इतना ही, फिर उसके बाद हम लोग जेनरेशन रेट पे बात करेंगे, ठीक है। हाउ स्कैप्स कैन टर्न 3D एंड 2D मॉडल्स इनटू 1D मॉडल, ठीक है, जो कि इसकी स्पेशलिटी है। ओके, बाय बाय।